आज से 150 साल पहले एक साइंटिस्ट घुड़सवारी करते हुए नीचे गिर जाता है। वो उस घोड़े से लगभग कुचला ही जाने वाला था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। इस दुर्घटना के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो साइंटिस्ट मानव मस्तिष्क को लेकर हैरत में पड़ जाता है। उसे अचानक ये आभास हुआ कि दिमाग को हम जो समझ रहे हैं ये उससे बहुत आगे की चीज है। इस एक वाकये से वो खोजी वैज्ञानिक एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ता है। ह्यूमन ब्रेन पर कई प्रयोग होते हैं और सामने आता है एक आविष्कार, दिमाग को मशीन से जोड़ने वाला पहला बेहतरीन उपकरण। आविष्कार तो हो गया, लेकिन ये यात्रा वहां खत्म नहीं हुई। यहाँ से तो कहानी शुरू होती है, अनंत रहस्यों और रहस्यमयी प्रयोगों की कहानी। इसी कहानी के रास्ते 150 साल बाद एक अरबपति से टकराते हैं और कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। इस अरबपति का नाम है इलॉन मस्क और वो दौर, कहानी का वो दूसरा अध्याय आज हमारे आपके सामने लिखा जा रहा है। अपनी रॉकेट और इलेक्ट्रिक कार कंपनी को शिखर पर पहुंचाने के बाद इलॉन मस्क ह्यूमन ब्रेन को अपना अगला लक्ष्य बनाते हैं। साल 2016 में मस्क ने न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी की नींव रखी। ये कंपनी मनुष्यों के दिमाग में सबसे आधुनिक चिप लगाने की तैयारी कर रही है। सालों की खामोशी, रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद मस्क की ये कंपनी दोबारा सुर्खियों में आई। करीब 7 साल जानवरों के ऊपर प्रयोग करने के बाद न्यूरालिंक मनुष्य के दिमाग में दस्तक दे रही है। इस सिलसिले में साल 2023 एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल अमेरिका में न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन मिल जाती है और फिर शुरू होता है मनुष्यों के इतिहास का सबसे बड़ा दाव। फिर 31 जनवरी 2024 को मस्क का ट्वीट आता है, न्यूरालिंक ने एक इंसानी दिमाग में पहली चिप इम्प्लांट कर दी है। ये एक ब्रेन चिप के जरिए हमारे दिमाग को ताकतवर आर्टिफिशियल डिवाइसेस से कनेक्ट किया जा सकता है और ख्वाब ये है कि इन डिवाइसेस के जरिए एक दिन हमारा दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत तमाम टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। न्यूरालिंक इलॉन मस्क का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की दिशा हमारी, आपकी और आने वाली पीढ़ियों की दशा तय करने की कुव्वत रखती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस समूची मानव जाति का भविष्य निर्धारित करने वाली टेक्नोलॉजी है। इसलिए हमें लगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर विस्तार से बात होनी चाहिए और इसी बातचीत के सिलसिले में ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम ब्रेन सिग्नल्स डिटेक्ट करने के शुरुआती वैज्ञानिक प्रयोगों की दिलचस्प कहानी जानेंगे। दो 200 साल पहले एक अजब संयोग घटता है। इस दौरान विज्ञान की दो धाराएं एक दूसरे के संपर्क में आती है। यही वो वक्त है जब इलेक्ट्रिसिटी को लेकर शुरुआती प्रयोग किए जा रहे थे और इसी दौरान कुछ वैज्ञानिक जैविक शरीर रचना यानी एनाटॉमी की समझ दुरुस्त करने में लगे थे। ऐसे दौर में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर को जानवरों के बारे में कमाल की बात पता चली। साल 1790 में प्रोफेसर लुइजी गैल्वानी ने मुर्दा मेंढक के ऊपर बिजली से प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि यह मुर्दा मेंढक इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में मूवमेंट करने लगता है। गैल्वानी ने दावा किया कि हर जानवर के भीतर एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है जिससे वो संचालित होता है। गैल्वानी के इस दावे से कई भ्रांतियां और कई भ्रामक प्रयोग दुनिया भर में हुए, लेकिन इससे एक अच्छी पहल ये हुई कि तमाम वैज्ञानिक इलेक्ट्रिसिटी और जैविक शरीर का रिश्ता समझने में लग गए। उन्हें मालूम हुआ कि मनुष्यों समेत अधिकतर जानवरों में दिमाग से शरीर के हर हिस्से में एक तरह का नेटवर्क बिछा हुआ है। ये पूरा नेटवर्क मुख्यतः केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से चलता है। आगे पता चला कि दिमाग में कोई ख्याल आते ही कई तरह की इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी शरीर में केमिकल्स के साथ मिलकर जानवरों को चलाती है, उनमें हरकत पैदा करती है। शरीर के इस इलेक्ट्रोकेमिकल नेटवर्क से ही दिमाग और शरीर के बाकी ऑर्गन्स में जबरदस्त तालमेल बना रहता है। बाद में पता चला कि इस ब्रेन बॉडी नेटवर्क का बेसिक यूनिट एक खास किस्म के सेल्स होते हैं। इन्हें नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं और दिमाग समेत पूरे शरीर में फैले न्यूरॉन्स के इस जाल को नर्वस सिस्टम कहा गया। गैल्वानी के मामूली से प्रयोग से इसी नर्वस सिस्टम की पड़ताल शुरू हुई और इसी पढ़ाई को आज न्यूरोसाइंस कहा जाता है। ये न्यूरोसाइंस अपने जन्म से ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी रही है। गैल्वानी के प्रयोग के करीब 100 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में काफी तरक्की हो चुकी थी। नए नए उपकरण बाजार में आ चुके थे। टेस्ला, एडिसन जैसे वैज्ञानिक और व्यापारी इलेक्ट्रिसिटी को नए मुकाम दे रहे थे। फिर साल था 1893। जर्मनी में 19 साल का एक लड़का मिलिट्री में अपनी ट्रेनिंग के लिए पहुंचता है। इस लड़के का नाम है हैंस बर्जर। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान घोड़े पर बैठे हैंस बर्जर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। घोड़े के कदमों के नीचे हैंस बर्जर लगभग कुचला ही जाने वाला था, लेकिन जैसे तैसे उसकी जान बच गई। उसी दिन सैकड़ों किलोमीटर दूर हैंस बर्जर की बहन को एक बुरा अंदेशा हुआ। उन्हें अपने भाई को लेकर किसी दुर्घटना का आभास हुआ। बर्जर की बहन ने अपने बाप से कहा कि वो हैंस को एक टेलीग्राम भेजें और पता करें कि भाई ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे इत्तेफाक होते हैं और हम इन्हें महज इत्तेफाक मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हैंस बर्जर ने अपनी बहन के इस इंट्यूशन को संयोग नहीं माना। उसे लगा कि ये स्पॉन्टेनियस टेलीपैथी है। टेलीपैथी मतलब बिना किसी यंत्र के या किसी चीज़ के, किसी मीडियम के बिना ख्यालों का एक्सचेंज हो जाना, थॉट्स एक्सचेंज हो जाना। और स्पॉन्टेनियस मतलब उसी क्षण ऐसा होना, तुरंत। हैंस बर्जर ने इस दुर्घटना और इसे लेकर अपनी बहन के आभास को स्पॉन्टेनियस टेलीपैथी का क्लियर केस माना।
कई सदियों से टेलीपैथी मनुष्यों की कल्पना का हिस्सा रही है। उदाहरण के लिए महाभारत में संजय नाम का एक पात्र है। महाभारत के युद्ध में संजय एक दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के महल में साथ रहते हैं। संजय के पास ऐसी दृष्टि होती है कि वो कुरुक्षेत्र में घट रहे युद्ध को वहीं बैठे बैठे देखते हैं और महाराज धृतराष्ट्र को अपडेट करते रहते हैं। गीता का पहला अध्याय ऐसे शुरू होता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। फिर संजय बताते हैं कि पांडवों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन घबरा गया है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी चिंता जाहिर कर रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, सारी डिटेल्स संजय अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते रहते हैं युद्ध की। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये एक तरीके से टेलीपैथी की ही कल्पना थी। महाभारत भारतीय कथा है इसलिए मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया, लेकिन हर सभ्यता और समूह के लोगों में इस तरह की कल्पनाएं होती रही हैं। इसलिए जब 1893 में हैंस बर्जर के साथ ये घटना हुई तो वो इसे स्पॉन्टेनियस टेलीपैथी का केस मान लेते हैं। बर्जर ने यह ठान लिया कि वो टेलीपैथी का साइंटिफिक बेसिस पता करके रहेगा और इस सिलसिले में हैंस बर्जर एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ता है। टेलीपैथी की वैज्ञानिक पड़ताल और उसके प्रयोगों से जुड़ी हैंस बर्जर की जो कहानी है वो हम किसी दूसरे वीडियो में सुनाएंगे, वो लंबी है। लेकिन अभी मैं आपको एक स्पॉइलर दे देता हूं इस कहानी का। इस कहानी के अंत में यह होता है कि हैंस बर्जर टेलीपैथी से जुड़े कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुटा पाता है, लेकिन उसकी इस कोशिश से एक कमाल की चीज निकल कर आती है। उस घोड़े वाली दुर्घटना के करीब 40 साल बाद ह्यूमन ब्रेन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स के चलते 1924 में हैंस बर्जर ने एक अद्भुत आविष्कार किया, जिसे आज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं EEG। इस डिवाइस के जरिए मनुष्यों के दिमाग को स्टडी किया जा सकता है और ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को बाहर देखा जा सकता है, पहले पेपर पे, आजकल स्क्रीन पर डिजिटली भी देखा जा सकता है। अपने इस सफल प्रयोग के 4 साल बाद हैंस बर्जर ने इससे जुड़ा एक पेपर पब्लिश किया। साल 1928 में हैंस बर्जर के नाम से छपे इस पेपर का टाइटल है ऑन द ह्यूमन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये मनुष्यों के इतिहास में छपे सबसे क्रांतिकारी दस्तावेजों में से एक है। यहाँ से ह्यूमन ब्रेन को समझने का एक नया अध्याय शुरू होता है। हैंस बर्जर की EEG इंसानी दिमाग के भीतर झांकने वाली पहली दुरुस्त इलेक्ट्रिकल मशीन साबित हुई। EEG से न्यूरोसाइंस और मॉडर्न मेडिसिन ने तो करवट बदली ही, लेकिन इसके साथ इंसानी दिमाग के इलेक्ट्रिकल मशीन से जोड़ने की नई कवायद शुरू हो गई। हैंस बर्जर के बाद कई और वैज्ञानिकों ने EEG पर काम किया। एक तरफ EEG की टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली गई और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एक नई टेक्नोलॉजी निकल कर आती है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं रहा, इसकी बदौलत सिग्नल्स भेजने पर काम हुआ और बाद में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाने लगी और इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग मुमकिन हुई। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कुछ मशीनों में लॉजिक की उत्पत्ति हुई और अपने इस लॉजिक के दम पर ये मशीनें मनुष्यों को गणित में मात देने लगी। गणना यानी कंप्यूटेशन करने वाली इन खास मशीनों को संगणक या कंप्यूटर्स कहा गया। कुछ विचारशील वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि गणित में मनुष्यों को मात देने वाली ये टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस की दिशा में आगे बढ़ रही है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। अब तक इस गुण में मनुष्यों को श्रेष्ठ मुकाम हासिल था, दूसरे जानवर उनके आसपास भी नहीं थे, लेकिन अब मनुष्यों की ही बनाई ये मशीनें कई चीजों में उन्हें पीछे छोड़ने लगी। यहाँ से 2 तरह के कयास लगाए जाने लगे। पहली बात यह थी कि भविष्य में ये कंप्यूटर्स कई मायनों में मनुष्यों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और दूसरी बात यह थी कि इलेक्ट्रिसिटी के सहारे ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स में एक कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये 2 अलग बातें थी, लेकिन इन कयासों से एक नई टेक्नोलॉजी तैयार करने की दिशा में काम शुरू होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स के बीच एक पुल का काम करेगी, एक इंटरफेस का काम करेगी। इसी टेक्नोलॉजी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI कहा जाता है। इसी को थोड़ा ब्रॉड सेंस में ब्रेन मशीन इंटरफेस या BMI भी कहते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक सबसे आधुनिक BCI टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और अब न्यूरालिंक कुछ मनुष्यों में इस टेक्नोलॉजी को ट्रायल के तौर पर इम्प्लांट कर रही है, उस चिप को। आज हमें भले ही ये BCI या BMI टेक्नोलॉजी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप की लगती है, लेकिन इसका इतिहास 100 साल पुराना है। 1924 में हैंस बर्जर की EEG के साथ ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की कहानी शुरू होती है और 2024 में न्यूरालिंक चिप के ह्यूमन ट्रायल्स से ये कहानी नया मोड़ ले रही है। इस एपिसोड को फिलहाल हम यहाँ रोक रहे हैं। अगले कुछ वीडियोस में हम ब्रेन और BCI की वर्किंग से जुड़ी डिटेल्स खंगालेंगे और तत्पश्चात ये दास्तान अपने उरूज यानी न्यूरालिंक तक पहुंचेगी। मुझे पता है आपको छोटी वीडियोस पसंद नहीं है, लेकिन बेहतर कंपार्टमेंटलाइजेशन और डिस्कवरीबिलिटी के लिए, ऐसे बड़े बड़े शब्द, इनके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपको इतने सारे साइंटिस्ट लोगों के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हमें भी कर लेने दो थोड़े वीडियोस के साथ। और सुनो, बैटरीबाजी का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आप देखिए कि हमने पिछले वीडियो में प्रोफेसर गैल्वानी के एक्सपेरिमेंट से होते हुए बैटरीज के इन्वेंशन की बात की थी, लेकिन असल में गैल्वानी के प्रयोगों से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक तो बैटरीज के इन्वेंशन की और दूसरी न्यूरोसाइंस की।
पहले हम न्यूरो साइंस वाली ब्रांच एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये मामला अभी गर्म है, न्यूज़ व्यूज़ में है। फिर बैटरीबाजी को तो आगे हम करते ही रहे हैं, करेंगे। इस सीरीज़ के लिए हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स अग्रिता दुबे जी से मिले हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में न्यूरो साइंटिस्ट हैं। हमने उनसे बात की थी ये क्या है मैटर समझने के लिए, और उस बातचीत को रिकॉर्ड करके हमने एक दूसरे चैनल पर डाल दिया है। तो जिसकी इच्छा हो वो सुन सकते हैं। बाकी यहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।